जय हिंद दोस्तों। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट फिजिकल पॉलिसी एंड रेवेन्यू। हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। वी विल बी डिस्कसिंग अनदर 50 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो एंड लाइकवाइज ये 5 वीडियोज़ में हम इसको कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द 51st क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ यूनियन बजट। रेवेन्यू अकाउंट में क्या नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रेवेन्यू अकाउंट ऑफ यूनियन बजट में क्या नहीं होगा, तो इसमें से इंटरेस्ट रिसीट होंगे, रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीट, टैक्स रिसिपिएंट, प्रोविडेंट्स और डिविडेंड्स जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के और पब्लिक अंडरटेकिंग के होते हैं वो सब इसमें आएंगे। स्मॉल सेविंग्स इसमें नहीं आती हैं, वो जो होती हैं वो डेट रिसीट में होती हैं, ठीक है। जो स्मॉल सेविंग्स होती हैं वो आपकी डेट रिसीट में होती हैं, ना कि रेवेन्यू अकाउंट में होती हैं। या फिर बोल सकते हैं वो कैपिटल अकाउंट में आती है, क्योंकि आप उसको कैपिटल के फॉर्म में ले रहे हो ना। इंटरेस्ट रिसीट मतलब आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, देना है, टैक्स रिसीट उसमें आ जाएंगी। सेविंग्स जो आती हैं वो कैपिटल में आएंगी। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा दिया होगा तो रेवेन्यू अकाउंट ऑफ फाइल सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स जो होती हैं वो डेट रिसीट में नहीं होती हैं इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ यूनियन बजट। देखिए तो ये कैपिटल अकाउंट में होती है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैपिटल बजट को बताना है आपको। एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, एक्सपेंडिचर जो आप कर रहे हो ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। अब कैसे एसेट्स होंगे, जैसे अब रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, मशीनरी हैं, इनके ऊपर जो खर्चा हुआ है वो कैपिटल में आएगा, ओके। लोन रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स आपके अकाउंट में आ रहा है ना, तो लोन जो आपने फॉरेन गवर्नमेंट से लिया है वो कहाँ आएगा, कैपिटल में आएगा। लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़, जो भी आपके लोन्स हैं, एडवांसेस हैं जो स्टेट्स को दिए गए हैं और यूनियन टेरिटरीज़ को दिए गए हैं, वो भी कैपिटल रिसीट में आते हैं, तो सारे ही इसमें आ जाएंगे। कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसीट एज वेल एज द कैपिटल पेमेंट्स। कैपिटल रिसीट जो होती हैं दे आर लोन्स रेज्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक called market loans, borrowings by government from RBI and other parties through the sale of treasury bills. Loans received from foreign governments and bodies, disinvestment reports, receipt and recoveries of loans from state and union territory governments and other parties. कैपिटल पेमेंट में आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि आपने एक्वायर करने के लिए किया है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, एज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट इन शेयर, loans and advances granted by central government to state and union territory government companies, corporations and other parties. कैपिटल बजट में साथ ही साथ ट्रांजेक्शन्स भी आते हैं जो कि पब्लिक अकाउंट में होते हैं, जैसे कि स्मॉल सेविंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में क्या आएगा भाई, तो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में सब्सिडीज आ जाएंगे भी, इनिशियली तो प्लान नहीं की, बीच में भी देनी पड़ती है। इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड इन द प्रीवियस प्लान्स। तो पुराने प्लान्स में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है उसके लिए मेंटेनेंस का जो खर्चा देना पड़ता है वो सब नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में आता है। अर्लियर बिफोर यूनियन बजट 17-18 इन द बजट एस्टिमेट्स देयर वाज अ प्लान एंड नॉन प्लान क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये पहले की बात हो रही है, 2017-18 से पहले बजट में प्लान्ड और नॉन प्लान क्लासिफिकेशंस होते थे। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट का होता था, इसमें सब्सिडीज़ आती हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स आता है, डिफेंस सर्विसेज एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर which is created in the previous plans, salaries, pension payments, statutory transfers to the states and duties, गवर्नमेंट्स एक्सेट्रा। वाइल जितने भी एक्सपेंडिचर हैं इन द नेम ऑफ बजट, इन द नेम ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग में क्या आ रहा है, जैसे 5 ईयर प्लान्स बनते हैं, तो अब तो नहीं चल रहे हैं, तो 5 ईयर प्लान्स बन रहे हैं तो उनको प्लान्ड एक्सपेंडिचर बोलते हैं कि भाई हमने ऑलरेडी पहले से सेट करके रख ली, ये 5 ईयर प्लान्स है, इसमें इतने खर्चे होंगे। एंड बजट 17-18 ब्रॉड 3 मेजर रिफॉर्म्स। अब 3 मेजर रिफॉर्म्स आते हैं बजट से 2017-18 में। क्या रिफॉर्म्स हैं, पहला है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट एडवांस टू 1 फरवरी to enable the ministries to operationalize all activities from the commencement of the financial year। तो पहला तो ये कि 1 फरवरी पे लेके आ गए, एडवांस कर दिया इसको, जिससे कि फ़ायदा हो जाए मिनिस्ट्रीज़ को जितनी भी एक्टिविटीज़ उनको ऑपरेशनलाइज करने के लिए। सेकंड था कि रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया जनरल बजट के साथ, तो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है 17-18 में, याद रखिएगा। रेलवे बजट को मर्ज किया गया जनरल बजट के साथ। एंड थर्ड था रिमूवल ऑफ प्लान एंड नॉन प्लान क्लासिफिकेशन, तो जो प्लान और नॉन प्लान क्लासिफिकेशन पहले चल रहा था उसको ख़त्म कर दिया। तो 3 मेजर रिफॉर्म्स आते हैं, एक तो थोड़ा सा अर्ली किया, दूसरा इन्होंने मर्ज किया रेलवे और जनरल बजट को, और तीसरा
जो रिमूवल था प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर का, वो इसमें मतलब इसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि इससे पहले देखिए, पहले भी रेलवे बजट और जनरल बजट अलग होता था, फिर एक कमेटी आती है, उस कमेटी की रिपोर्ट से फिर ये दोनों एक साथ देने लगे थे, एंड सॉरी इनको अलग अलग कर दिया गया था। पहले मर्ज होता था, फिर अलग किया, अब फिर से इसमें मर्जर किया है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कब हुआ था ऐसा और कौन सी कमेटी से हुआ था, ऑलराइट। जो अलग किए गए थे वो कब हुए थे और कौन सी कमेटी इसको लेकर आई थी। नेक्स्ट, with reference to union budget, which of the following is or are covered under non-planned expenditure? Defense expenditure, interest payment, salaries, pensions and subsidies, तो ये सारे ही non-planned में आएंगे। In the union budget in India, which of the following is or are the largest in amount? सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या है, तो भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सबसे ज़्यादा होता है। 17-18 की यूनियन बजट में जो एक्सपेंडिचर था वो 2 बेसिस पे क्लासीफाई किया गया था, डिवीजन इन प्लान एंड नॉन प्लान एंड डिवीजन इन रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन द यूनियन बजट ऑफ इंडिया। प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशन बजट 17-18 से हटा दिए गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट टेक प्लेस इन द यूनियन बजट फॉर 17-18? क्या नहीं हुआ था, तो अभी हमने देखा कि क्या हुआ, क्या क्या हुआ था, तो ये देख लीजिए। एलिमिनेशन हो गया था प्लान नॉन प्लान का, ये तो सही है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसके बारे में हम आगे देख लेते हैं, फिर बताएंगे। ब्रिंगिंग रेलवे फाइनेंसेस इनटू मेन स्ट्रीम बजटिंग, हाँ मर्ज कर दिया गया। एडवांसिंग द डेट ऑफ यूनियन बजट ऑलमोस्ट बाय अ मंथ, तो 1 महीने पीछे कर दिया गया। तो ये 3 चीज़ें तो हुई थी, ये नहीं हुआ था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बजट द रेलवे इन विच ऑफ द फॉलोइंग बजट द रेलवे बजट वॉज मर्ज्ड विद द यूनियन बजट इन इंडिया, तो ये हुआ था 17-18 से। देयर हैज़ बीन अ persistent deficit budget year after year. Which action or actions of the following can be taken by the government to reduce the deficit? Reducing revenue expenditure, introducing new welfare schemes. हम बोल रहे हैं persistent deficit देखने को मिला है, तो कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है या उसको रिड्यूस किया जा सकता है इस डेफिसिट को, किस तरीके? रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहीं किया जा सकता है। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू वेलफेयर स्कीम्स, देखिए नए वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक तरीके से बढ़ाएंगे, डेफिसिट नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज रैशनलाइजिंग द सब्सिडीज़, सही बात है, सब्सिडीज़ दो लेकिन रैशनलाइज्ड वे में। रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज़, रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज़ अगर रिड्यूस कर दिया तो फिर कम आएगा हमारे पास पैसा, तो ये नहीं होगा। तो 1 और 3 इसका आंसर होगा। द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट बाय डिक्रीजिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिजिकल डेफिसिट कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिक्रीज़ करके एंड रेवेन्यू रिसीट को इंक्रीज़ करके। अननेसेसरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो फिजिकल डेफिसिट को ब्लोट कर देता है, एंड बिकॉज ये मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्रिएट करता है, इसका रिडक्शन जो है इट हैज़ अ वेरी लार्ज इफेक्ट ऑन द फिजिकल डेफिसिट। Initiating new welfare schemes will increase the revenue expenditure, while reducing the import duty will reduce the revenue receipt. Hence, in both the cases, the increase in the deficit. Subsidies एक major component होती है revenue expenditure के, और उनका rationalization बहुत ज़रूरी है because it will reduce and cut down the fiscal deficit. तो 1 और 3 सही होगा। Expanding the industries by budgetary support will not aid anything in the short run to tax revenues of the government and thus will increase the deficit. There has been a persistent deficit budget year by year. Which of the following action can be taken by the government to reduce the deficit? देखिए सिमिलर क्वेश्चन आ गया है, ये आया था IAS 2016 में और 15 में भी सिमिलर क्वेश्चन आया था। इसीलिए आपके लिए PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन तो आपके सिमिलर मिल गए। इसी तरीके से एक हिस्ट्री एक क्वेश्चन था जो एज इट इज़ कॉन्सिक्वेंट ईयर्स में बुद्ध की जो भ्रमण का जो साइकिल था उस पर क्वेश्चन आया था, तो वो भी एज इट इज़ कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में वो रिपीट हुआ था। तो PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो देखिएगा कि रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंट्रोड्यूसिंग न्यू, सेम क्वेश्चन है। देखिए आप एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज़ वाला जो ऑप्शन है उसको कर दिया गया रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज़ की जगह। सेम क्वेश्चन है और UPSC का क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर 1 और 3 हो जाएगा, रैशनलाइजिंग द सब्सिडीज एंड एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज, ठीक। Which among the following is the most important item of revenue expenditure of the union government? तो सबसे important जो item है वो है revenue expenditure का interest payment.
मेजर सब्सिडीज, पेंशन, सैलरीज एंड अलाउंस है, बट इंटरेस्ट पेमेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट लार्जेस्ट आइटम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का. पेमेंट ऑफ सैलरीज, अलाउंस, पेंशन, सब्सिडीज, इंटरेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये इस कैटेगरी में आते हैं एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एग्जाम्पल्स. सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इंटरेस्ट पेमेंट हो जाता है. यूनियन बजट 2022-23 में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो था वो बढ़ गया था 0.86% ओवर द रिवाइज एस्टिमेट्स ऑफ 21-22 टू रुपीज़ 31,94,663 crore. Expenditure on interest payments in 22-23 is expected to be rupees 9,40,000 something, which is 29.44% of the government's revenue expenditure. ठीक है. And 42.467 of the government's revenue receipt. तो आपको देखना है कि बजट एस्टिमेट जो है इंटरेस्ट पेमेंट का 2022-23 में वो 15.59% ज़्यादा था देन 21-22. तो ये हर बार ये बढ़ता है. इन द यूनियन बजट द लार्जेस्ट आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इंटरेस्ट पेमेंट. सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट में देना पड़ता है. इंटरेस्ट पेमेंट किसका पार्ट है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑन रेवेन्यू अकाउंट? अगेन इंटरेस्ट पेमेंट. ये सारे ही हैं बट इंटरेस्ट पेमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है. द लार्जेस्ट आइटम ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन द यूनियन बजट इन द रिसेंट ईयर्स इज. तो ये भी इंटरेस्ट पेमेंट है. विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइटम ऑफ करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? 2008-10 का क्वेश्चन है, तब भी इंटरेस्ट पेमेंट ही था. तो जितना भी हम लेते हैं उसका इंटरेस्ट तो हमें देना पड़ता है, वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में रहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के. Which of the following is the most important item of non-planned expenditure of the central government during 15-16 budget? तो ये भी इंटरेस्ट पेमेंट है. इन द यूनियन बजट 15-16 इंटरेस्ट पेमेंट जो था इट हैड लार्जेस्ट शेयर इन द नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर. तब तो नॉन प्लान्ड और प्लान्ड एक्सपेंडिचर चल रहा था, हालांकि प्लान्ड नॉन प्लान्ड को अलग किया गया था 17-18 के बजट में. लेकिन अभी भी इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो लार्जेस्ट आइटम है. विच इज़ द लार्जेस्ट आइटम अंडर नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर? इंटरेस्ट पेमेंट. बहुत क्वेश्चन आए देखिए, अब कंटिन्यूसली 10-11 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं. In the context of governance, consider the following: encouraging foreign direct investment or FDI inflows, privatization of higher educational institutions, downsizing of bureaucracy, and selling or offloading the shares of public sector undertakings. तो इसमें से which of the above can be used as measures to control the fiscal deficit in India? Fiscal deficit को कैसे control करोगे? तो भाई downsizing of bureaucracy and selling or offloading the shares of public sector undertakings. इससे आप जो है फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल कर सकते हो. ठीक है. एफडीआई को एनकरेज करना या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का प्राइवेटाइजेशन जो है वो फिजिकल डेफिसिट में उतना रोल प्ले नहीं करेगा. तो 3 and 4 इज़ द आंसर. देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन भी. कंट्रोल ओवर द फिजिकल डेफिसिट कैन बी अचीव्ड बाय इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, डाउनसाइजिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी. इससे क्या होगा? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होगा, जबकि सेलिंग या ऑफलोडिंग द शेयर्स ऑफ पीएसयूज, इससे गवर्नमेंट की रिसीट बढ़ेंगी. तो ये दोनों मेजर्स जो है वो फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करेंगे. एनकरेजिंग द एफडीआई इनफ्लोज एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये इंस्ट्रूमेंटल नहीं होते हैं टू कंट्रोल द फिजिकल डेफिसिट, बिकॉज ये एक ह्यूज पॉपुलेशन को कवर नहीं करते हैं. ठीक है. एक पर्टिकुलर साइज को ये कवर करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रेफरेंस टू इंडिया? फिजिकल डेफिसिट टारगेट फॉर द ईयर 17-18 was raised to 3.5 of GDP. Fiscal deficit target of the year 18-19 has been placed at 3.3 of GDP, percentage of GDP. Fiscal deficit target for the year 2021 is projected at 3.1% of the GDP. तो आपको बताना है इनमें से ये दोनों सही हैं, बाकी लास्ट वाला इसमें गलत है. और ये पुराना डेटा है, अगेन हम बस लास्ट का देख लेते हैं. इन द यूनियन बजट 2021 द फिजिकल डेफिसिट 3.5 टारगेट किया गया था, बट एज पर द एक्चुअल फिगर्स वो 9.2% था ऑफ GDP ड्यू टू COVID-19 पैंडमिक. In the Union Budget of 21-22, fiscal deficit was targeted at 6.8 of GDP in 2021-22, but 6.9 ये था. As per the revised estimates, ये 6.9 था. Union Budget 22-23 fiscal deficit target जो है वो 6.4% था GDP का, टारगेट किया गया था. For the financial year 1920, the Union Government aims to restrict the fiscal deficit है, तो अभी हमने देखा था ये 3.3% पे था. In the Union Budget 2000-2001, the fiscal deficit has been pegged at 5.1%. Fiscal deficit और GDP ratio has been maximum in the financial year कब रहा? तो इन चारों ऑप्शंस में से 11-12 में मैक्सिमम रहा.
फिजिकल डेफिसिट 9.2% था जीडीपी का 2021 में, जो कि अभी तक का हाईएस्ट लेवल रहा है फिजिकल डेफिसिट फॉर द सेंटर सिंस 8.4, जो कि 1991 में रिपोर्ट किया गया था। उसके बाद ये रहा था जो 20 और 21 वाला जो था, ठीक है, क्योंकि कोविड-19 का टाइम था, तो इस समय जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी जो हमारी जीडीपी है। Fiscal deficit stood at what percentage of GDP in the year 1991? तो 8.4 था. In the Union Budget 96-97, the target level of fiscal deficit is. अब ये पुराना क्वेश्चन है, देखिए यूनियन बजट 96-97 का टारगेट पूछ रहे हैं. आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर है 5% ऑफ जीडीपी. 6.4 अभी का है. एज पर द बजट ऑफ 2001-2002 करंट फिजिकल डेफिसिट ऑफ इंडिया, तो ये क्वेश्चन 2002-2005 में 2 बार पूछा गया, तो ये 4.7% इसका आंसर है. इन द बजट 2009-10 फिजिकल डेफिसिट इज प्लेस्ड एट 6.8%. यूनियन बजट 10-11 फिजिकल डेफिसिट का एस्टिमेशन था 5.5. व्हाट इज़ द फिजिकल डेफिसिट टारगेट ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 16-17? तो 16-17 के लिए 3.5 था. What was the important reason for the popularity of national budget of February 1997? इसमें ऑलमोस्ट हर टैक्स को रिड्यूस किया गया था, ये इसकी स्पेशलिटी थी 1997 की. ठीक है. पी चिदम्बरम जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे. फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था लोअर द इनकम टैक्स रेट ऑफ 10, 20, 30% एज अगेंस्ट द अर्स्टवाइल 15, 30 and 40%. 97-98 budget abolished the surcharge of the corporate tax and reduced the corporate tax rate from 48% to 35% for domestic companies. इस बजट ने जो पीक रेट थे कस्टम ड्यूटी के उसको भी रिड्यूस किया था फ्रॉम 50 to 40%. द प्रेजेंट फिजिकल डेफिसिट ऑफ स्टेट हैज़ टच्ड अ रिकॉर्ड ऑफ, तो इसने ये 2000 का क्वेश्चन है, तो 1 लाख करोड़ का. ठीक है. The budget for 12-13 sought to restrict the expenditure on subsidies to 3.5% of GDP. With reference to Indian public finance, consider the following statements. With reference to Indian public finance, आपको बताना है, कुछ statements पूछे गए हैं. External liabilities reported in the budget are based on historical changes. Continued high borrowing has kept the real interest rate high in the economy. Upward trend in the ratio of fiscal deficit to GDP in the year has been an adverse effect to private investment, and interest payment is the single largest component of non-planned revenue expenditure of the government, union government. तो इनमें से कौन से सही हैं? तो फर्स्ट वाला गलत है. एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ रिपोर्टेड इन द यूनियन बजट, ये हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट पे बेस्ड है, ये गलत है. बाकी 3 ठीक हैं. तो ये नहीं बेस्ड थे, दे आर बेस्ड ऑन करंट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट पे बेस्ड नहीं थे, इसलिए गलत हो गया था. Consider the following budget deficits of central government: प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट. आपको इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, सबसे ज़्यादा क्या रहेगा. तो देखिए सबसे ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट, उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट और फिर प्राइमरी डेफिसिट. ठीक है. अगर हम 22-23 में देखें तो फिजिकल डेफिसिट जो है वो 6.4 है, रेवेन्यू डेफिसिट 3.8 है और प्राइमरी डेफिसिट 2.8 है. नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ डेफिसिट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट. तो रेवेन्यू डेफिसिट, which of the following forms the largest share of deficit in the government of India budget? They are saying revenue deficit. Okay, why not fiscal deficit is the answer here. Let me check, I'll check it on. Next is, as compared to the revenue deficit, fiscal deficit will always remain. रेवेन्यू डेफिसिट के कंपैरिजन में फिजिकल डेफिसिट हमेशा ज़्यादा रहेगा. ठीक है. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. लिस्ट 1 इज टर्म, लिस्ट 2 इज एक्सप्लेनेशन. फिजिकल डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, इनकी डेफिनेशंस पूछी गई हैं. तो देखिए फिजिकल डेफिसिट होता है एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट. ये तो हो जाएगा आपका एक्सेस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट ओवर रेवेन्यू रिसीट, ये तो रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा. ठीक है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट. देन एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट, ये हो जाएगा आपका फिजिकल डेफिसिट. ऑलराइट. देन बजट डेफिसिट, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट लेस द बोरोइंग्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट. एंड फर्स्ट क्या था, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट.
देखिए, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट, इसमें से बोरिंग्स हटा दीजिए तो ये फिजिकल डेफिसिट में हो जाएगा। बजट डेफिसिट में ये सभी आ जाते हैं। और प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है कि बोरोइंग्स भी हटानी है, साथ ही साथ इंटरेस्ट जो भरा है वो भी हटाना है, वो प्राइमरी डेफिसिट कहलाता है। ठीक, तो इसका आंसर होना चाहिए 3124, 3124 ए। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। अभी सारा डेफिनेशन में एक्सप्लेन हो गया है, तो इसको हम नेक्स्ट देख लेते हैं। फिजिकल डेफिसिट इन द यूनियन बजट मीन्स, फिजिकल डेफिसिट इन द यूनियन बजट का मतलब होता है सम ऑफ बजटरी डेफिसिट एंड नेट इंक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग्स। ठीक है, fiscal deficit is sum of budget deficit and government's market borrowings and liabilities. Fiscal deficit implies, तो fiscal deficit बताता है total expenditure minus revenue receipt plus recovery of loans plus receipt from disinvestment. फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसीट, लेकिन इसमें बोरोइंग्स नहीं आती हैं। सो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट इंक्लूड रिकवरी ऑफ लोन्स एंड द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ PSUs। इन इंडियाज़ यूनियन बजट फिजिकल डेफिसिट का क्या मतलब होता है? फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट माइनस बोरोइंग्स। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं। फिजिकल डेफिसिट इज ग्रेटर देन बजटरी डेफिसिट बिकॉज फिजिकल डेफिसिट इज द बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लस अदर लाइबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट टू मीट एक्सपेंडिचर। ठीक है, सही बात है, इसीलिए बजटरी डेफिसिट से ये ज़्यादा होता है। तो एक तो ये बोरोइंग होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, प्लस इसमें लाइबिलिटीज़ भी आ जाती है गवर्नमेंट की, तो ये ऑब्वियसली इससे ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक, सो दोनों ही इसमें सही है। फिजिकल डेफिसिट इज ग्रेटर देन बजटरी डेफिसिट बिकॉज वे बजटरी डेफिसिट इज अ डिफरेंस ऑफ between the total receipt and total expenditure of the government. Fiscal deficit has been the difference between total income and total expenditure of the government, and public debt and other liabilities are the receipt of government but they are not income because the government have responsibility to return them. तो fiscal deficit हमेशा ज़्यादा रहेगा। If interest payment are subtracted from gross fiscal deficit, the remainder will be, अगर इंटरेस्ट पेमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट में तो क्या बचेगा? तो बचेगा ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट, उसमें से आप इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दो तो हो जाता है प्राइमरी डेफिसिट, राइट। और नेट जो इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ हैं उनको हटा दो। सो नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ में आ जाएंगे आपके इंटरेस्ट पेमेंट माइनस इंटरेस्ट रिसीव बाय द गवर्नमेंट ऑन नेट डोमेस्टिक लैंडिंग। इफ़ इंटरेस्ट पेमेंट इज एडेड टू द प्राइमरी डेफिसिट, ये किसके इक्विवेलेंट होता है? ये फिजिकल डेफिसिट के इक्विवेलेंट होता है। प्राइमरी डेफिसिट इन द यूनियन बजट फॉर 10-11 इज एस्टिमेटेड एट, तो ये है बिलो 2% ऑफ द GDP। रेवेन्यू डेफिसिट इन इंडिया इम्प्लाइज दैट, रेवेन्यू डेफिसिट क्या बता रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको अब उसको बोरो करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंसेस विच डू नॉट क्रिएट कैपिटल एसेट। ठीक, तो रेवेन्यू डेफिसिट इन इंडिया इम्प्लाइज दैट द इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो, उसको बाहर से लेना पड़ेगा टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंसेस, अपने एक्सपेंसेस को भरपाई करने के लिए जो कि कैपिटल एसेट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। सो रेवेन्यू डेफिसिट अराइजेज व्हेन गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द टोटल रेवेन्यू रिसीट, रिसीट से ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाए। ये रिप्रेजेंट करता है कि गवर्नमेंट्स की जो ओन अर्निंग्स हैं अब वो सफिशिएंट नहीं है डे टू डे ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए। रेवेन्यू डेफिसिट इन इंडिया इम्प्लाइज दैट द इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंसेस विच डू नॉट क्रिएट कैपिटल एसेट्स। After deducting the grants for the creation of capital assets from revenue deficit, we arrive at, तो जब आप ग्रांट्स को ख़त्म कर देते हो फ्रॉम द फॉर द क्रिएशन ऑफ जो ली गई है कैपिटल एसेट को बनाने के लिए रेवेन्यू डेफिसिट से, मतलब कहने का मतलब है कि रेवेन्यू डेफिसिट से जब आप ग्रांट्स हटा देते हो तो क्या बनता है? तो मिलता है आपको इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का कॉन्सेप्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2011-12 में इंट्रोड्यूस किया गया था इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ फिजिकल डेफिसिट इन सेंट्रल गवर्नमेंट बजट्स इन इंडिया।
देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ फिजिकल डेफिसिट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट्स इन इंडिया बिकॉज रीज़न इसका दे रहे हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ एन्जॉयड लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सिडीज़ कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़। नहीं, सिर्फ ये रीज़न नहीं है, ठीक है। तो पहला तो सही है, हिस्ट्री तो रही है, सो असर्शन करेक्ट है। रीज़न गलत है बिकॉज इंडिया की जो सब्सिडी है टू इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़। वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ दी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लार्जर पार्ट ऑफ द फिजिकल डेफिसिट इन यूनियन गवर्नमेंट बजट इज़ फिल्ड बाय। तो लार्जर पार्ट जो है फिजिकल डेफिसिट का वो डोमेस्टिक बोरोइंग से होता है। About 98% of deficit financed by domestic resources in the year 2015-16. Sources of financing gross fiscal deficit are as follows: net market borrowings, net treasury bills, securities issued against small savings, external assistance, state provident fund, reserve fund, deposits and advances, drawdown of cash balances, others. बजट एस्टिमेट 2022-23 के हिसाब से जो नेट मार्केट बोरोइंग थी वो 67.3% थी ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट की, जो कि 48.8% बैठ रही थी 2021-22 में, तो बढ़ गई थी काफ़ी। सिक्योरिटीज़ इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी इशू गई थी वो 25.6% थी इन 2022-23, जो कि 37.2% थी 21-22 में। तो ये जो कैपिटल में जा रहा है, जो कैपिटल अकाउंट में आता है वो तो घट गया था, सॉरी हाँ वो घट गया, वो 25.6 हो गया है। बाकी जो आपका बोरोइंग्स थी वो बढ़ गई थी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, असर्शन रीजनिंग की बात करेंगे दोबारा से। डेफिसिट फाइनेंसिंग लीड्स टू इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो इन्फ्लेशन की तरफ लेके जाती है बिकॉज इट इंक्रीजेज मनी सप्लाई एज कम्पेयर टू गुड्स एंड सर्विसेज। सो डेफिसिट फाइनेंसिंग के टाइम पे क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है मार्केट में, गुड्स एंड सर्विसेज तो उतना ही है जितना चल रहा है, बट मनी सप्लाई बढ़ जाती है, इसलिए इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि फंड्स को जनरेट करना जिससे कि डेफिसिट को फाइनेंस किया जा सके। आपके पास जो कमी है उसके लिए फंड्स जनरेट किए, डेफिसिट को फाइनेंस किया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर हो रहा है ओवर द रेवेन्यू। ये जो गैप है इट इज़ बीइंग कवर्ड बाय बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक। और इस गैप को कैसे कवर किया जाता है, पब्लिक से बोरो करके, बाय द सेल ऑफ बॉन्ड्स वगैरह आपने बेचे, नए करेंसी नोट्स प्रिंट किए। प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट से क्या होता है कि नए जो मार्केट में जो कैश इनफ्लो है वो बढ़ेगा, इससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ेंगे विच लीड्स टू राइज ऑफ प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। डेफिसिट फाइनेंसिंग इनहेरेंटली इन्फ्लेशनरी होती है क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग जो होती है इट रेजेज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड हैंस increases the aggregate demand also in comparison to supply of goods and services. So the danger of inflation looms large. तो यहाँ पे क्या होता है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग जो होती है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है और इसी के साथ जो आपकी डिमांड होती है इन कंपैरिजन टू सप्लाई एंड गुड्स, ठीक है, उसके एवज में ये ज़्यादा बढ़ जाती है, पैसा ज़्यादा बढ़ गया, आपकी डिमांड तो उतनी है जितनी चल रही थी, पैसा मार्केट में प्रेशर आ गया, सो इन्फ्लेशन जो है वो लूम कर जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट सही है और इसको वेल एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ये थे हमारे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस। अभी हम बाकी 101 से 150 क्वेश्चंस अगेन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।